चलिए, कवि सम्मेलन आपको फिर से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संवाद कर रहे हैं। कोई भी युवा दे सकता है, ऐसा सुझाव भी दे सकता है तो हम पूरे राजस्थान में उस सुझाव को लागू करके युवाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। वो ऐसा सुझाव भी दे सकता है कि प्रदेश के अलावा देश के भी काम भी आ सकता है, क्योंकि टैलेंट किसी उम्र का मोहताज नहीं होता है। टैलेंट एक 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, 16 साल का युवा एक वो बात कह सकता है जो 80 साल का, 70 साल का, 60 साल का नहीं कह सकता। इसलिए आज हमने युवाओं से संवाद रखा है और वो युवा आपके ही हैं, आपके अपने ही हैं। लगातार मैं संवाद करता हूं, जहां भी जाता हूं युवाओं से जुड़ता हूं। समय समय पर मेरे जयपुर में भी बुलाता हूं और उनसे विमर्श करता हूं। कई युवाओं की कहानी है, उन्होंने विपरीत परिस्थिति में अपने आप को खड़ा किया और वो आज ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आज इसी के लिए आपको आमंत्रित किया है। पहला नाम पलक तंवर, हमारी बेटी है पलक। जय हिंद श्रीमान, मैं पलक तंवर राजकीय डुंगर महाविद्यालय के स्काउट एंड गाइड की वॉलंटियर हूँ और वर्तमान में मैं लोक प्रशासन विभाग से एमए कर रही हूँ। महोदय, जैसे हम जानते हैं कि आज का युवा अत्यधिक समय अपना स्क्रीन पर व्यतीत करता है, मैं उसी समय में ग्राउंड पे उतरकर कम्युनिटी सर्विस भी दी है। धन्यवाद। देखिए, बहुत अच्छा आपने कहा कि जमीनी स्तर पर समाज सेवा का आपका अनुभव कैसा है? सर, जैसे कि हम जानते हैं राजस्थान बहुत ज़्यादा गर्मी का क्षेत्र है। हाल ही में जो भीषण गर्मी का समय चल रहा था, उस समय में हमने और हमारी टीम ने मिलकर जल सेवा केंद्र चलाए और जो पारस्परिक जल सेवा केंद्र के जो क्षेत्र हैं जैसे कुएं, बावड़ियाँ, तालाब, उन सभी की सफाई करवा के पानी की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करी ताकि जो आम जन हैं और राहगीर हैं उन्हें समस्याओं से जूझना ना पड़े। देखिए, एक युवा के मन में ये विषय आना भी कि हम पानी की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। गर्मी आती है, पक्षियों को भी पानी की आवश्यकता होती है, पशुओं को भी पानी की आवश्यकता होती है, जन को भी आवश्यकता होती है। मेरे युवा साथियों, हम जीवन का कोई ना कोई क्षेत्र अवश्य चुनें। वो क्षेत्र आपको इंगित करेगा, कहीं उदास नहीं हो कि मैं इस क्षेत्र में क्या करूं। आज मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि वो भ्रमित ना हो। आप नजदीकी से किसको देख रहे हो? कौन आपका आई कौन है? आपके माता, आपके पिता, आपके गुरुजी, आपके कोई रिलेटिव, आपने कहीं से पढ़ करके, सुन करके, कहीं ना कहीं हम इस निर्णय पर पहुंचे, निर्णय लें कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है। क्षेत्र कोई भी खराब नहीं है। मैं पलक बेटी को धन्यवाद देता हूं, ये स्काउट से भी जुड़ी हैं। मैं आपसे एक ही क्वेश्चन करूंगा। जी। विकसित भारत 2047, क्योंकि आप स्काउट गाइड से हैं, तो आप क्या सोचते हैं विकसित भारत 2047 के?
सर, विकसित भारत 2047 के लिए मैं अपनी शिक्षा से जैसे मैं जुड़ी हुई हूँ, तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में यही बताना चाहूँगी कि जैसे स्काउट और गाइड की जो फील्ड है हमेशा से चुनौतीपूर्ण रही है और हमें समय समय पे चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। तो हमने यही सीखा है, जैसे सरकार की जो पॉलिसीज हैं हम कैसे उन लोगों तक पहुंचाएं, जैसे बहुत से क्षेत्रों में अभी तक इन चीज़ों से लोग अवगत नहीं हैं। हम समय समय पे शिविर लगवा पाएं ताकि वह समस्याएं हैं या फिर जो पॉलिसीज हैं हम गवर्नमेंट की जो लोगों तक पहुंचा पाएं और लोगों को इस चीज़ों के बारे में समझ हो पाए। और जो विकसित राजस्थान 2047 के लिए हम शिक्षा के क्षेत्र में ये कर सकते हैं, जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है उनके कार्यस्थल पर वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाए। एजुकेशन सिस्टम में 100% साक्षरता स्टूडेंट्स की हो और जो डिजिटल स्टूडेंट्स के लिए जो क्लासरूम्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो हम प्रोवाइड करवा पाएँ ताकि स्टूडेंट्स को यहीं राजस्थान में ही सारी वो सुविधाएं मिल जाए जो बाहर के क्षेत्रों में लोग देखते रहते हैं। बहुत अच्छा। देखिए, जिस तरह से पलक बेटी ने कॉन्फिडेंस के साथ, ये बहुत आवश्यक है। उन्होंने कार्य भी बताया और हमें विकसित भारत 2047 का विजन कैसे तय कर सकते हैं वो भी बताया। एक बार राजस्थान के युवाओं से क्या कहना चाहोगे आप? राजस्थान के युवाओं से मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमें विकसित राजस्थान करने से पहले युवाओं को विकसित होना पड़ेगा। अगर हमें ही समझ नहीं है तो हम राजस्थान को विकसित कहाँ करेंगे। सबसे पहले हमारे अंदर ये सुविधाएं या हमारे अंदर ये मेंटालिटी आनी चाहिए कि हम राजस्थान को विकसित कैसे बना पाएंगे, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे जिस लेवल पे हम राजस्थान को बहुत जल्दी अग्रणी देश की दुनिया में पहुंचा पाएंगे। यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। अगला नाम है तमन्ना उत्सा, हमारी बेटी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपको मेरा प्रणाम। जी। मैं तमन्ना उस्ता महारानी सुदर्शना कन्या महाविद्यालय की छात्रा हूँ और बीए प्रथम सेमेस्टर में हूँ। मैं उस्ता कला के परिवार से हूँ और बचपन से अपने घर में ऊँट पर कला और सुनहरी नक्काशी का कार्य देखती और सीखती आ रही हूँ। मुझे अपनी विश्व प्रसिद्ध कला पर बहुत गर्व है। बहुत अच्छा। तो उस कला की नई पीढ़ी के साथ आगे बढ़ने के लिए आपकी क्या सोच है? सर, मेरा सुझाव ये रहेगा कि ये कला सिर्फ हमारे घर परिवार तक सीमित ना रहे बल्कि आज की नई पीढ़ी तक पहुँचे और आम जनों तक पहुँचे। मैं युवाओं को अपने साथ जोड़कर उसको इस कला का महत्व समझाकर और नई पीढ़ी के साथ और पर्यटन माध्यमों से इस कला को देश विदेश तक पहुंचाना चाहूँगी, उसका प्रयास करूँगी। और मेरा उद्देश्य यही है कि मैं इस कला, हमारी विरासत जो है, उसे नई पीढ़ी के साथ आगे पहुंचाना चाहूँगी। आपकी बात बहुत ही सुंदर है। निश्चित रूप से हमारी कला को हमें बढ़ाना चाहिए। देखिए युवा साथियों, आप जब भी कभी अपने माताजी से, पिताजी से, दादाजी से, दादाजी से कुछ हमारी कला संस्कृति की जब उनसे बात करोगे तो अपने जीवन के वो अनुभव सुनाएंगे।
उन अनुभवों को नोट करें, क्योंकि मैंने देखा है माननीय हमारे मंत्री महोदय तो गायन में रुचि भी लेते हैं, खुद गाते भी हैं। एक मैं बहनों के कार्यक्रम में गया था, और जब मैं बहनों के कार्यक्रम में गया तो मैंने उनसे पूछा था कि पहले जब शादियां होती थी, कोई भी मांगलिक कार्य होता था, उसके गीत अलग अलग हुआ करते थे और वो समय के हिसाब से होते थे। शादी में भी 10, 11, 15 कार्यक्रम होते हैं, जिस दिन से शादी का कार्यक्रम प्रारंभ होता है, उन सबके वो गीतें अलग अलग हुआ करते थे। धीरे धीरे पीढ़ी हमारी उन गीतों को भी भूलती जा रही है। तो मैंने उनसे कहा था कि आप पुराने जो गीत हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में तो वो है कि चाहे हम कोई भी सामान खरीदते थे, छोटी सी ब्याह में, शादी में जो हमारे काम होते हैं, ब्याह शादी में हल्दी का होता है, हमारे देहरी का होता है, कहीं कोई चना की दाल के कार्यक्रम के होते हैं, कोमरी के होते हैं, कई आइटम बनते हैं, उनके अलग अलग गीत होते हैं। मैंने उन बहनों से कहा कि आप इसकी एक पुस्तक बनाइए, ये पुस्तक बनाइए। अगर ये हमारी संस्कृति चली गई तो आने वाली पीढ़ी कैसे सीख पाएगी? ये आवश्यक है, और इसीलिए मैं आप सभी कहता हूं कि आपकी बात में बहुत दम है। बेटा, विकसित राजस्थान 2047 तक हम कलाकारों को पूरा प्रोत्साहन देंगे, और ऐसे कलाकार अगर आते हैं और ऐसे हैं तो उनको खोज करके पूछना आपको पड़ेगा, क्योंकि बहुत कमी होती जा रही है। चाहे हमारा शास्त्रीय संगीत हो, हमारे इस तरह की कला हो, बहुत सारी कला है। ये कला हमारी जीवंत रहनी चाहिए। समाज में इनको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। निश्चित रूप से प्रोत्साहित करते हुए हम भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन समाज भी ऐसे विषयों को लेकर के आगे चले तो बहुत बड़ा सहयोग करके हम इस काम को कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत संबल मिला। धन्यवाद सर। मैं आपके लिए उस्ता कला की एक समृद्धि प्रस्तुत करना चाहूंगी, जो मैं खुद अपने पिताजी के साथ मिलकर बना के लेके आई हूँ। चलिए, मैं स्वीकार करें। अभी मैं लेता हूँ, बैठिए, आपको बुला के ले लूंगा। अगला हम चलते हैं, हमारा भाई है बालकृष्ण यादव। खमागणी मुख्यमंत्री जी, मैं बालकृष्ण यादव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के सर्जरी विभाग में शोध छात्र हूँ, और हमारे यहाँ पशुपालन को ग्रामीण राजस्थान की रीढ़ मानते हैं, और जो पशुपालन है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, आप उस क्षेत्र में काम करते हैं, आप उसकी महत्ता समझते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये तो आपने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में, ये क्षेत्र कोई सा भी हो, पशु की आवश्यकता सभी जगह रहती है। पशु की आवश्यकता नहीं तो पशु का जो उपयोग होता है, उस दूध की आवश्यकता वो भी नहीं रख सकता, लेकिन वो ये महसूस जरूर करता है कि मेरे घर में दूध हो, दही हो, पनीर हो, मिठाई हो। तो ये कहीं बनने की मशीन तो है नहीं, दूध तो गाय भैंस से ही मिलेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पशुपालक का हमारे जीवन में महत्व क्या है, और उसका उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं, और उसको हमें आने वाली पीढ़ी को क्या कहना चाहिए? सर, जो पशुपालक है वो हमें बहुत उत्पाद देते हैं, जिसमें दूध आपने बताया,
मांस जैसे प्रोटीन का सोर्स है, अंडे हैं, इसके लिए हमारे यहाँ राजस्थान में ब्लॉक और पंचायत स्तर पर उपलब्ध पशु चिकित्सा सेवाएं, नियमित टीकाकरण और एक जो पशुपालक कल्याणकारी योजना है हमारी राजस्थान सरकार की, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, उसके द्वारा हमारे पशुपालक भाइयों का जो आर्थिक संबल मिल रहा है उनको और उनके विश्वास में मजबूत हो रहा है। सर, मैं पशुपालन विभाग में 1 साल तक काम किया मैंने, और मैं मेरे कार्यानुभव आपसे साझा करना चाहता हूँ। पिछले साल की जून महीने में एक बार शाम को एक आकाशीय बिजली गिरने से एक पशुपालक भाई के 2 गायों की अकाल मृत्यु हो गई। तो उस पशुपालक को जो हमारी सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, उसके द्वारा आर्थिक संबल मिला, आर्थिक सहायता मिली, जिससे कि वो पशुपालक का बहुत सहयोग हुआ। सर, मेरा एक और कार्यानुभव मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। सर, एज ए पशु चिकित्सक मैंने काम किया, तो एक सर्दी की रात में मेरे पास कॉल आया 11-12 बजे कि डॉक्टर साहब, एक हमारी भैंस है, उसके परसों में दिक्कत आ रही है। तो मैं तुरंत वहाँ गया, उसका परीक्षण किया। परीक्षण करने पे मैंने पाया कि उसके जो पशु के भ्रूण की, जो भैंस के जो भ्रूण की स्थिति थी वो असामान्य थी। तो उसको हमने सिजेरियन के द्वारा या ऑपरेशन के द्वारा हमने उस बछड़े को बाहर निकाला, जिससे उस पशु की, भैंस की और उसके बछड़े दोनों की जान बची। तो मुझे उस पशुपालक के चेहरे पे जो खुशी देखी मैंने, उससे मेरे को मतलब काम करने की और भी प्रोत्साहन मिला। सर, एक ये अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले हैं। जिसके पास पशु नहीं है वो इस दर्द को नहीं समझता है, लेकिन जिसके पास है वो समझता है। और इसलिए हमारी सरकार ने मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ की है। जब आपके मोटरसाइकिल का बीमा हो सकता है, गाड़ी का बीमा हो सकता है, तो मेरे किसान के पशु का बीमा क्यों नहीं हो सकता? तो उसी आधार पर हमने प्रारंभ किया। और आज तक बड़ी संख्या में पशुओं के बीमा हुए हैं। उनको उनका जब किसी तरह से घटना हो जाती है तो लाभ भी उनको मिल रहा है। बहुत अच्छा आप जिस क्षेत्र में हैं उसमें काम कर रहे हैं। यही नहीं, क्योंकि किसान का अगर अर्थव्यवस्था का मजबूत करने का आधार है तो वो पशुपालक है। पशुपालन से उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। आप इस क्षेत्र में हैं, मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारे पशुपालकों का प्रोत्साहित करते हुए, यही योजना नहीं, हमारी बहुत सारी योजना है, उनका लाभ हमारे सभी भाइयों को मिले, इसके लिए आपको प्रेरित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मेरे पास ये आया था तो मैं सोच रहा था अगला नाम बुलाऊं उससे पहले। मैंने कहा ये तो 12वीं पास करके इंजीनियरिंग कॉलेज में है, और इसने जिस तरह से एंटरप्रेन्योर के रूप में जो काम किया है, पेटेंट के बारे में भी ये बताएंगे श्री महेश पुरोहित। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम मही पुरोहित है। मैंने इस वर्ष मेरी कक्षा 12वीं पास करी है और मैं जेईसीआस यूनिवर्सिटी से मैं एआई और डेटा साइंस की पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे शुरू से ही रुचि रही है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के अंदर, तो इसी के चलते, इस जुनून के चलते मैंने 15 वर्ष की उम्र में एक प्रोडक्ट पे काम करा, और 18 वर्ष की उम्र में 7 जुलाई 2026 को मेरे को भारतीय पेटेंट ग्रांट हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसलिए मैं देख रहा था तो मैंने पहले ही बताया है कि मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। आप देख सकते हैं
उससे पहले मैंने आपसे कहा कि टैलेंट से उम्र का कोई मतलब नहीं है, और मुझे पता नहीं था, ये आपके सामने आ गए महीप राजपुरोहित, बताइए। सर, मेरे जो पेटेंट है जिसको मिला है मेरे को, उसका टाइटल है अडेप्टिव इंटेलिजेंट पाइपलाइन इंटीग्रेटेड सिस्टम। उसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी पाइपलाइंस है उसका समय रहने से पहले कोई भी हानि होने वाली है या उसके अंदर कोई नुकसान होने वाला है, उसका समय रहने से पहले पता चल जाएगा, जिससे कोई भी आने होने वाली कोई रुकावट ना है, उसके अंदर कोई डैमेज ना हो, या फिर कोई भी आसपास कोई इन्वायरमेंट है उसको कोई डैमेज ना हो। तो उससे पहले ही अगर पता चल जाएगा तो कोई भी ऑपरेटर या टीम है उसको जाके सही समय पर सही कर देगी और उसके अंदर कोई भी हानि नहीं हो पाएगी। आप देखिए, एक कदम नहीं 3 कदम आगे उन सारे विषयों को सोचना, उस पर काम करना। चलिए, मैं आपसे इतना कहूंगा कि राजस्थान के युवाओं को आप क्या कहोगे? सर, मैं राजस्थान के युवा से ये कहना चाहूंगा, जो आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली कि आपकी कोई उम्र नहीं है कोई भी काम करने की। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके पास एक मेंटोर है, आपके पास एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से एक पार्टनर है, आप उनकी हेल्प लीजिए। उनसे कोई भी चीज़ आपको सीखनी है आप उनसे सीखिए। वो एक PhD होल्डर्स है, वो अपने इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनसे सीखिए, उससे आगे बढ़िए। आप अपनी उम्र मत देखिए, आपके पास कोई भी टैलेंट आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करिए। अगर आपकी उसमें जीत हो हार हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको एक एक्सपीरियंस गेन होगा, आपसे कुछ उसे सीख पाएंगे। उसको कभी भी अपनी हार मत मानना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, कहते हैं ना, किसी भी क्षेत्र का खिलाड़ी हारता नहीं है, वो जीतता है या वो सीखता है। वही बात महीप जी ने कही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आगे हैं राघव सोलंकी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम राघव सोलंकी है और मैं एक माय भारत वॉलंटियर हूं तथा राजकीय डूंगर महाविद्यालय में MA पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का छात्र हूं। महोदय, आज आपने जैसे बताया कि विकसित भारत और विकसित राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा जो योगदान है वो युवाओं का होने वाला है। इसी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2023 में माय भारत प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, जो कि युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है, ताकि युवा जो है वो पढ़ाई से निकल के, मतलब पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्ट लें और अपनी ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलप कर सके, ताकि मतलब सिर्फ एक किताबी कीड़े जो हिंदी में शब्द होता है वो बन के ना रहे। तो महोदय, माय भारत प्लेटफॉर्म के थ्रू पिछले साल राजस्थान विधानसभा में संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मुझे अपने संबोधन देने का मौका मिला। मैंने मतलब कभी नहीं सोचा था कि विधानसभा जैसे बड़े मंच पे एक 18-20 साल के बच्चे को जाने का मौका मिलेगा।